हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पिलर्स। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से लिया गया है। तो इसमें आज हम थोड़ा पार्ट करेंगे इसका, बाकी क्लास कल करेंगे। और आपकी मैथ्स की मैराथन क्लास भी मैंने कंप्लीट करा दी है 2, तो आप उन्हें भी जाके देख लें। अगर इसके अलावा आप कोई दूसरा टॉपिक पे चाहते हैं कि पहले उस पर अपलोड करी जाए कोई वीडियो, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। सो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, करंट क्या होता है, उसे समझने से पहले कुछ टर्म्स हमको पता होनी चाहिए, लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक से जैसे आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स कि कितना पोटेंशियल है, वर्क करने का कितना पोटेंशियल है किसी में, तो हम उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल, है ना। जैसे हम पावर निकालते थे, सिंपल वर्क, पावर और एनर्जी में, ऐसे हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो यहाँ पे हु इज डूइंग वर्क हियर, द चार्ज इज डूइंग वर्क, क्यू इज डूइंग वर्क। ओके, तो यहाँ पे जाने से पहले सबसे पहले हमें समझना है चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से जनरेट होती है, रीजन ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी मैटर है, मैटर 3 चीजों से मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। एटम से मिलके बनता है, और एटम में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहता है, और बाहर जो होते हैं इन क्लासेस में, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देते हो या उसको रब कराते हो किसी चीज से, या किसी दूसरे फील्ड में लेके जाते हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जंप करते रहते हैं। ये इन्हीं के बीच में हाइपर फाइन लेवल्स होता है। जैसे सपोज ये आउटर मोस्ट क्लास है, तो ये इस क्लास से यहाँ तक जंप कर रहा है, फिर वापस चला जाता है, जंप करता है वापस चला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे आइटम है हमारे पास, जब आप इसको हल्की सी एनर्जी और दे दोगे तो ये परमानेंट जंप कर जाएगा, निकल जाएगा इससे। ठीक, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज को हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, अब पोटेंशियल आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में जाने पर चार्ज को जो वर्क करना पड़ता है उस फील्ड के अगेंस्ट, उस फील्ड के अगेंस्ट, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और फ्रॉम, अब सपोज ये यहाँ तक का रीजन है, एक टेबल है मेरे पास या एक पेज है मेरे पास, और ये मेरा रीजन है, ये फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे इस पूरे फील्ड में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, जितने भी वॉट की हमारे घर पे आई हुई है। ठीक है, तो इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी है। अब यहाँ से उसको कोई चार्ज को मूव करना है। ठीक है, कहाँ तक आना है, इस फील्ड में आना है किसी पॉइंट तक। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए चार्ज, लेके जा रहा है इसको, ये इधर जा रहा है। अब यहाँ तक इसको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, लेकिन जब फील्ड में आएगा तो फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, है ना, टू कैरी ए चार्ज और यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी
टू दैट पॉइंट, ये क्या हो गया, टू दैट पॉइंट और अ पॉइंट, जिस पॉइंट तक हम लेके आ रहे हैं किसी यूनिट चार्ज को, कितने चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को हम उठा के लेके यहाँ तक आए, तो उसको लेकर आने में जो वर्क करना पड़ा हमें, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V, ठीक है, it is denoted by V. Electric potential of a point in an electric field is defined as the work to be done to move a unit positive charge from infinity to that point. जो भी आप लेकर आते हो चार्ज 1 कूलम का है, 1 कूलम का बोलोगे, 1 कूलम का तो इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन जो भी टेस्ट चार्ज होता है ना, टेस्ट चार्ज मतलब जिसको हम लेकर आ रहे हैं, तो टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ गया, एक्चुअली आप जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और मूव करके वो कहीं और पे चला गया, तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है, 1 पॉजिटिव चार्ज, एक पर होता है 1.6, ये आगे आएगा इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो 1 कूलम आप उठा के लेके आ रहे हो, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे छोड़ के जा चुके हैं वहां से, दैट मीन्स यहाँ पे कैविटी बन चुकी है, जहाँ खालीपन, कैविटी का मतलब क्या होता है, खालीपन, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और सिंपली आप कैसे समझते हो कि एक प्रोटॉन को आप उठा के लेके आ रहे हो, ओके, तो प्रोटॉन भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कितने प्रोटॉन को, 1 कूलम में जितने प्रोटॉन हो गए उतने प्रोटॉन को, ओके। सो वैसे आपको क्या यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन भी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट, ये 2 गिवन पॉइंट के बीच में है, ये तब होता है जब दोनों ही पॉइंट हमारे फील्ड के अंदर होते हैं, तो यही फील्ड है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक ए हो गया एक बी हो गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, यहाँ तक क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी चेंज हो गया, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस ला रहे हो। देखो जब आप इन्फिनिटी से, अभी हमने क्या पढ़ा कि जब हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं, देन वी हैव टू डू सम वर्क एंड दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ तक लाओगे तो कुछ अलग अमाउंट का काम करना पड़ेगा, यहाँ तक लेके आओगे तो थोड़ा और ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो यहाँ तक जब लेके आए दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज वी ए, यहाँ तक जब लेके आए दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज वी बी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, वी ए माइनस वी बी। अगर मैं इसको ए मानू इसको बी मानू तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी क्यू की यूनिट अपॉन डब्ल्यू की यूनिट अपॉन क्यू की यूनिट, है ना, बिकॉज v इज इक्वल टू था हमारे पास w अपॉन क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम, और w की यूनिट क्या होती है, जूल, तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, जिसको हम क्या कहते हैं, जूल पर कूलम को वोल्ट। केमिकल रिएक्शन भी दिया है, केमिकल रिएक्शन विद इन अ सेल डेवलप अ डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन बोथ इट्स टर्मिनल। When a cell is connected to a circuit, the potential difference causes the charge to flow and hence the current is flowing through a circuit. जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ना, जो ड्राई सेल होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ड्राई सेल में आपने देखा होगा एक हिस्से में पिन सा होता है और नीचे फ्लैट रहता है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप इसको किसी रेडियो सिस्टम में या बैटरी में या फिर ट्यूबलाइट वगैरह में, किसी में भी, या किसी टॉय में अप्लाई करते हो इस सेल को, तो ये इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से उसमें क्या ऐसे यूं वायर से लगे रहते हैं, एक इधर एक इधर, तो यहाँ पे आप इसको करते हो, यहाँ पे तो एक पिन सा रहता है और इधर एक वायर सा रहता है, बेस इधर डालते हो और ये वाला हेड जो होता है इधर टच करते हैं ताकि ये अच्छे से टच कर पाए इस वायर से, और ये जो स्प्रिंग है ये प्रेस होके, ये स्प्रिंग जस्ट इसलिए होता है क्योंकि अच्छे से इनके बीच में ये ऑक्यूपाई कर ले, तो बार बार निकलता नहीं है, लूज नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या है,
डिफरेंस है। क्या कौन सा डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वी बी माइनस वी ए होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। अगर दोनों में ही आपने यहाँ पे भी 220 यहाँ पे भी 220 वोल्ट डाल दिया तो कितनी भी हाई करंट हो वो फ्लो नहीं होगा, है ना। वोल्टेज चाहे कितना भी हाई हो करंट फ्लो नहीं होगा। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ये भी 1 जूल हो जाए और ये भी क्या हो जाए 1 कूलम हो जाए तो हम बोलेंगे 1 वोल्ट is the potential difference between 2 points if 1 joule of work is required to carry a charge from one point to another, to carry a unit test positive charge। क्योंकि ये भी तो 1 कूलम है ना, तो यूनिट यानी कि 1 कूलम का। ठीक है जी। तो ये आप खुद ये डेफिनेशन बना सकते हो, आपको ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से आ जाएगा। 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बिटवीन द 2 पॉइंट टू कैरी द चार्ज यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया कि अगर हम नेकेड उससे करेंगे वायर को तो क्या हो जाएगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, हम इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी जो बॉडी होगी ना, ये वायर है, ये लाइव वायर है ना, और इसको हमारी बॉडी क्या कर रही है? टच कर रही है। तो हमारी बॉडी किसका काम करती है? हमारी बॉडी काम करती है, ये अर्थ है, ये क्या है? ये अर्थ है। हमारी बॉडी एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन द लाइव वायर एंड द अर्थ। अर्थ का कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस? 0। और यहाँ पे लाइव वायर का इंडिया में है 220 और बाहर होता है 120। ठीक है, बाहर कम वोल्टेज की लाइट इस्तेमाल होती है ताकि लाइट कम खर्च हो। वहाँ के अप्लायंसेस कम पावर में ही काम कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज भी कम चाहिए होती है। बहुत ही कम चीज़ें होती हैं जिनको ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, रीज़न अलग है, वो भी बता देंगे क्या होता है रीज़न। तो 220 वोल्ट की होती है और ये 0 वोल्ट की। वोल्ट नहीं, वोल्ट क्या होता है? वो पावर होती है, अलग चीज़ है। ठीक, वोल्ट का होता है। तो ये ब्रिज का काम करता है, तो इसलिए बीच में हमारा ब्रिज भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना। फिर इससे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बर्ड का दिया है। तो एक बार बताओ, बर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? नहीं लगेगा। नो, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमको भी नहीं लगता। अगर हम यहाँ पे क्या प्लास्टिक के ग्लव्स पहन के लगाएं या कुछ इस तरीके का बॉडी सूट पहन के लगाएं जो इंसुलेटर हो, है ना, तो आप बोलोगे बर्ड ने कौन सा यहाँ पे वो सूट पहन के लगाया कि उसको इलेक्ट्रिक होने। क्योंकि जो उसके क्लो होते हैं, जो उसके पंजे होते हैं, उनमें ब्लड बहुत ही कम होता है। ठीक है, डेड स्किन होती है बेसिकली। तो ये जो वायर पे ये लाइव वायर है और यहाँ पे ये हमारी बर्ड है भाई, जो भी इस तरीके से। तो ये बर्ड का जो यहाँ पे फेदर वगैरह जो आए हुए हैं ना, तो ये फेदर भी किसका काम करते हैं? इंसुलेटर का काम करते हैं। क्लॉ भी किसका काम करते हैं? क्लॉज भी इंसुलेटर का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच ही नहीं पाती इनकी बॉडी तक अंदर। अगर आप बर्ड के फेदर ना होते और वो पेट से टच करके बैठ जाए, ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा, आप हमारे सामने सामने बर्ड एकदम खत्म हो जाती है, फायर लग जाती है उसमें, हमको दिखाई भी नहीं देता। रीजन क्या होगा कि या तो जहां से वो जैसे इस तरीके से बैठे हैं ना, टेल उसकी नीचे की तरफ करके क्लोज यहाँ पे है उसके, ठीक है, तो यहाँ से उसका टमी कहीं से कनेक्ट हो गया हो इससे, ऐसे हवा से, और यहाँ पे हो सकता है उसके फर वगैरह निकले हुए हों, है ना, हल्के से निकले हुए हों, तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा फिर। क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा 220 और ये इसकी बॉडी का कितना है फिलहाल 0। क्यों नहीं लगता है यहाँ पे? क्यों नहीं लगता है? क्या दिया? पोटेंशियल डिफरेंस इज मस्ट for a current to flow, but do not get electrocuted while sitting on light transmission wire because their bodies do not provide a bridge or link
for electron to flow. The potential of a bird is 0 before coming in touch with the wire, है ना. अभी क्या था, 0 जब इसके टच में भी है, लेकिन वो फ्लो ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये इंसुलेटर है ना. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो है, लाइव वायर का 220 है और इस बॉडी का कितना है, 0 है. तो ये जो इसके दोनों पंजे भी है ना, दोनों क्लोज भी हैं, इनमें भी वो नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही मामूली सा होता है. तो हर मामूली सा करंट पास होएगा, है ना. जैसे हमारे दोनों हाथ भी होंगे तो जरूरी नहीं है कि दोनों हाथ का एक ही पोटेंशियल डिफरेंस, अलग अलग होता है. इसलिए बहुत जल्दी हमारी बॉडी से करंट पास हो जाता है. When a bird sit on a wire, its body potential rise धीरे धीरे and becomes equal to the potential of the wire. जो क्लोज है इनके लिए, दोनों के लिए इक्वल होगा. तो यहाँ तक ही गया है ना. ऊपर के आगे फर वगैरह आ गए तो वो भी 0 का काम, फिर से इंसुलेटर का काम करेंगे. If a person is standing on the ground touches the bird, then both will get an electric shock. ठीक है, क्योंकि अब इसकी बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 220. वायर का भी कितना था, 220 या इसी के आसपास है ना, 200 भी हुआ तो भी. लेकिन जब बंदा इससे कोई टच करेगा उसका तो कितना है, 0. उसका कितना है, 0. तो झट से हमारी बॉडी से पास होएगा तो दोनों को फिर क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा. ठीक है, क्योंकि इससे इसमें आएगा तो उस टाइम पे इसका क्या हो गया, कम हो गया. फिर इस यहाँ से करंट इसकी बॉडी से पास होने लगेगा तो फिर ये फ्लो को सह नहीं पाएगा, फिर ये भी बर्न हो जाएगा. ठीक है जी. अब इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है. जितनी तेजी से यहाँ पे तो वो क्या था नहीं मिल रहा था उनको फ्लो करने का, स्टेबल हो गए थे. और यहाँ पे जब हमारी बॉडी टच करेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे दोनों बॉडी से, दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्स अ लिंक टू फ्लो फ्रॉम सेल. वो लिंक हो क्या था, हमारी बॉडी थी. डू यू नो हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये बता देते हैं कैसे होता है. इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या क्या चाहिए होता है. कभी कभी हमसे इलेक्ट्रिक सर्किट की भी पूछ लिया जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बना के दो, रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ पे एक बैटरी लगा सकते हो, है ना, एक की लगा सकते हो. ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया हमारे पास. ये किसी भी बॉडी का अपना एक रेजिस्टेंस होता है. जैसे ही हमारे बॉडी का और बर्ड की बॉडी का रेजिस्टेंस में बहुत डिफरेंस है. ये बहुत हाई रेजिस्टिव बॉडी होती है जो बर्ड की. क्यों, क्योंकि इसके फर उसके क्लोज एज एन इंसुलेटर काम करते हैं, तो इसलिए उनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता. लेकिन हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है तो हमको झट से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है. तो हर एक बॉडी का इलेक्ट्रिक सर्किट में आप ये जरूर दिखाऊंगे, ये जिगजैग होता है इस तरीके से. तो दैट मीन्स ये क्या है, रुकावट पैदा कर रहा है करंट के लिए, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं. ये बैटरी होगी, यहाँ पे तो एक शेल ही बनाया है. ठीक है, आप मोर देन वन सेल भी कर सकते हो. ये एंड जो होता है ये पॉजिटिव एंड होता है, ये एंड नेगेटिव है. दोनों के बीच में कनेक्ट नहीं है, दोनों के बीच में गैप हो. इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर एक बॉडी में एक ही तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एटम होते हैं, आपस में रगड़ते रहते हैं, वो रब होते रहते हैं. जब हमने उनको एनर्जी दी तो और भी ज़्यादा एनर्जाइज हो गए इलेक्ट्रॉन, और भी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्री हो गए. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है एन. एन एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो ई एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो Q is equal to Ne is called the quantization of charge या इलेक्ट्रिक. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतनी कूलम चार्ज होता है, बहुत ही लेस चार्ज होता है. 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, 10 की पावर माइनस है, 10 माइनस है. कूलम से डिनोट करते हैं क्योंकि कूलम ने बताया था. तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज का फॉर्म करते हैं. कैसे निकाला, ऐसे निकाला. वन इलेक्ट्रॉन
equals to 1.6 into 10 to the power minus 10 coulomb charge. So 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 electron is equals to 1 coulomb. इधर आके अपॉन में चला गया, 10 की पावर माइनस 19 ऊपर चला गया, ये होगा 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 19. इसमें से यहाँ चला जाएगा 100 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 18 है ना, और 100 अपॉन 16 ये होता है 6.2. ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन फॉर्म करते हैं 1 कूलम चार्ज को, 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ से करंट क्या होता है, करंट होता है और करंट होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कितनी तेजी से पर सेकंड कितने पास कर रहे हैं बॉडी को या किसी वायर से, पर सेकंड कितना पास हो, तो करंट क्या हो जाएगा. करंट को पहले तो आई से डिनोट हम करते हैं, ये पता होना चाहिए 2.0. तो यहाँ पे क्या है एन ई अपॉन, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो. करंट की यूनिट क्या हो जाएगी कि भाई ये तो पूरा ही चार्ज है, तो एक नंबर है, संख्या है कि तो कोई यूनिट नहीं है, इसकी यूनिट क्या है कूलम पर सेकंड, जिसको हम क्या कहते हैं एम, कूलम पर सेकंड को हम क्या कहते हैं एम्पियर. 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगेन अगर हमको यहाँ से, तो 1 एम्पियर कितना हो जाएगा 1 कूलम अपॉन 1 टी, यानी कि 1 से, यानी कि अगर किसी वायर से, अगर कोई वायर की थिकनेस, कुछ वायर ऐसा है, अगर किसी वायर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज दैट मीन्स 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को, पूरे को नहीं, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, को पार कर रहे हैं को, तो दैट इज नोन एज 1 कूलम चार्ज. ठीक है, अब यहां से मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, मिली 1000 छोटा होता है, जैसे रिलेशन होता है ग्राम और मिलीग्राम में सेम रिलेशन होता है. मिली एम्पियर क्या हो गया 1 अपॉन 1000 एम्पियर, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर. माइक्रो एम्पियर इसका भी 1000 टाइम्स होता है, 1 अपॉन 1000 टाइम होता है, तो वो कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 6. ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा जो करंट होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, ये हम जानते हैं. कौन से वो टर्मिनल से फ्लो करते हैं, एक्चुअली टर्मिनल तो खुद क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन जहां से निकले इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी कैविटी आ जाएगी, तो आप बोलोगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं ना निगेटिव, तो मैं ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मैं ये साइन लगाऊंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से वापस यहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी वहां पे करंट फ्लो होगा. और ये अगर कि इस तरीके से हो तो दैट मीन्स सर्किट ओपन है, ओपन का मतलब कहीं से टूटा हुआ है, ब्रेक है ना, फिर वहां पे करंट पास नहीं होता. पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये रहा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ये क्या है, ये आप बोलोगे क्या, ये तो इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ आया था, तो ये क्या है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना. और जब इसके चारों तरफ इस तरीके से लग जाए तो दैट मीन्स ये ग्लो कर रहा है ना. तो ये हम कर चुके हैं, कहाँ कौन से पोटेंशियल से किस पोटेंशियल डिफरेंस पर जाएगा, हमेशा जो करंट फ्लो करता है flows from higher potential टर्मिनल, इसको बोलते हैं टर्मिनल या एंड आप बोल सकते हो, टर्मिनल टू लोअर पोटेंशियल टर्मिनल. ठीक है,
डू यू नो हाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट ऑकर्स? तो ये हमने सब डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से होता है, एक जगह से जाते हैं दूसरे टर्मिनल पर तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है। पर यूनिट टाइम यानी कि पर सेकेंड जितना चार्ज फ्लो करता है दैट इज नोन एज एम्पियर। सो 1 एम्पियर कैन बी evaluate from here when 1 coulomb of charge passes through the conductor per second, then the amount of current is 1 ampere। अब ये है ओम्स लॉ। तो ओम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि ये जो करंट होता है ना, ये कब ज्यादा होता है कब कम होता है। तो बेसिकली जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। आई अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक जगह जीरो है और एक जगह पोटेंशियल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक एंड पे जीरो है यानी कि इन्फिनिटी है, ये हमारे फील्ड में पॉइंट है, यहाँ तक लाने में उसको 220 वोल्ट का हमको 220 जूल काम करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज को कैरी करने में। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 220 वोल्ट का। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है 220 के। अगर मैं इसको बढ़ा के 440 कर दूं तो करंट भी डबल हो जाएगा, या इसको घटा के 110 कर दूं तो करंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि द अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम सब जानते हैं कि जहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी आती है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे आर। और आर किसका कांस्टेंट है, ओम्स कांस्टेंट है ना, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, दिस इज ऑल्सो नोन एज ओम्स लॉ। और R क्या होता है कांस्टेंट ऑफ ओम और रेजिस्टेंस, ठीक है। आप इसको क्या कह सकते हो, रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। यहाँ भी इन्होंने एक सर्किट दिया हुआ है, तो अगर आप इस पे गौर करो ये क्या है, यहाँ पे 5 सेल को ज्वाइन करके, ठीक है, 1 2 3 4 5 एक बैटरी इन्होंने फॉर्म करी है, ठीक। ये सर्किट इसमें इधर ये की लगा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो लास्ट वाला टर्मिनल इसका कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए। अब यहाँ से करंट पास हो रहा है और इस सर्किट का खुद का जो रेजिस्टेंस होगा उसको इन्होंने किससे डिनोट किया है, आर से। इससे पैरेलल में इन्होंने वोल्ट मीटर ऐड किया है और डायरेक्ट ही ज्वाइन करा है एमीटर को, और ये के है की जिसको कहते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आपका सर्किट क्लोज हो गया। अब इसको डायरेक्ट यहाँ से भी जोड़ सकते हो, ये कुछ करने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में ही जोड़ते हैं, अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। ये रीजन आगे आएगा, आपको करवाएंगे ये भी, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में सेम होता है। हमारे घर में भी जो कनेक्शन होता है वो भी पढ़ेंगे कि वो पैरेलल में होता है, सीरीज में होता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन, करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, कि अगर आप एक जोड़ रहे हो तो इतना होता है, दो जोड़ रहे हो तो 2 एम्पियर का, अगर आपने लास्ट में 5 ऐड किए तो कितने एम्पियर का करंट पास हो रहा है, 5 का। और यहाँ पे ये भी आप देख रहे हो कि ये भी आपका बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एक जो सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, इसका कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, इसका कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, इसका कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, ऐड कर दो उनको, है ना। और करंट कितना दिया है, ये एमीटर से रीडिंग दी है, इतने इतने एम्पियर आता है ना। तो यहाँ पे हम क्यों निकाला है, यहाँ पे हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन निकाल के दे रहे हैं। ओम्स लॉ ने कुछ यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू हमें समझाया था कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन आई एंड वी, तो हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, हमेशा एक सीधी लाइन इस तरीके से, ठीक।
तो इसका मतलब है कि इसका और इसका रेशियो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और क्या था हमारे पास, v इज इक्वल टू आई आर, और v का i का रेशियो क्या होता है, r। तो बेसिकली इस पे, इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू तुम चेक करोगे वो क्या देने वाली है आपको, r, रेजिस्टेंस, है ना। क्या देने वाली है आपको, रेजिस्टेंस r। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, हमें पता है v की क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, आई की करंट की क्या होती है, करंट की होती है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम कहते हैं यहाँ पे ओम, ओम। और डिनोट करते हैं इससे, इस तरीके से, ओमेगा, ओमेगा इज द सिंबल। V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर, ये जो मैंने आपको समझाया। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, या R इज इक्वल टू V अपॉन I, जो चाहो आपको निकाल सकते हो यहाँ से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओम्स क्या कहते हैं, ओम्स लो क्या है, डायरेक्टली करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिसकी रुकावट ज्यादा होगी वो करंट को पास थोड़ी ना होने देगा। इसीलिए तो इसका जो साइन है वो ऐसे जिग जैक जिग जैक जिग जैक है। भाई कोई टनल है, एक उसमें आपको सीधे दौड़ना है, और एक टनल ये ऐसे ही कोनों पे मुड़ी हुई है, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे आपकी स्पीड कम होगी, टकरा जाओगे, सीधे भागोगे तो दीवार में, फिर यहाँ पे मुड़ना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ से यहाँ पे मुड़ना पड़ेगा। डायरेक्शन कितनी बार चेंज कर रहे हो, है ना, ये इतनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आपने डायरेक्शन चेंज करी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सीधा तो जल्दी पार कर जाओगे, और ये देर में, देर में मतलब टी ज्यादा, टी ज्यादा तो करंट कम। तो रेजिस्टेंस, रुकावट जिसकी ज्यादा होती है उससे करंट कम पास होता है, तो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो यहाँ से, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो डायरेक्टली हुआ किसके, I is proportional to V upon R, और I is proportional to V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ वोल्टेज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ R के। ओमिक रजिस्टर, ओमिक रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, यानी कि जिनके भी वोल्टेज और करंट के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो CuSO4 का सॉल्यूशन होता है नीले कलर का, उसमें कॉपर के इलेक्ट्रोड अगर हम डाल दें, और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल रहे हैं इसमें अलग से। दूसरा एक है, ये तो कॉपर सल्फेट का हो गया, ये दूसरा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि H2SO4 का। ये सब क्या होते हैं, ओमिक रजिस्टर होते हैं, क्योंकि इनमें हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है बिटवीन V एंड I। नॉन ओमिक वो होंगे जिसमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिले, या फिर कुछ इस तरीके का ग्राफ मिले, या कुछ इस तरीके का ग्राफ मिले, मतलब नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ मिले, है ना, नॉन लीनियर आप कह सकते हो, तो मुड़ा हुआ हो गया ना, नॉन लीनियर मिले। तो लेड, सोलर सेल, जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर, बल्ब, फिलामेंट एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गए, नॉन ओमिक वेक्टर हो गए। तो इस ये दिया है नॉन ओमिक के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, रुकावट हो गई एक, बहुत ज्यादा रुकावट हो गई, कैसे, यहाँ पे आप करंट देखो, जैसे आपने शुरुआत में करंट बढ़ाया है, तो ये ऐसे सीधा नहीं बढ़ा, यूं नहीं बढ़ा, ऐसे जा रहा है, तो वोल्टेज में अलग तरीके से चेंज आ रहा है, डायरेक्ट चेंज नहीं आ रहा है जैसे जैसे आप करंट बढ़ा रहे हो। अब यहाँ पे आगे ये थोड़ा सा इसने फॉलो किया है, यानी कि जैसे जैसे आप इसको बढ़ा रहे हो इस रीजन में, है ना, जैसे जैसे आप आई को बढ़ा रहे हो, ऐसे ऐसे हमारा वी भी बढ़ रहा है। तो ये वो रीजन आ गया जिसमें ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब आगे चल के आपने करंट को बढ़ाया, लेकिन वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना, वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो हल्का सा ही यहाँ पे अगर मैं ये लाइन खींचूं, तो करंट तो हल्का सा ही बढ़ रहा है। देखो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 पॉइंट में, इसमें इतना डिफरेंस आ रहा है, इसमें इतना डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे सडनली चेंज हो गया। ये कौन सा है, ये नॉन ओमिक, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं आई, है ना। ये क्वेश्चन दिया है एक, in an electric circuit what is the resistance offered by a bulb to a flow of charge if the ammeter and voltmeter show a reading of this। तो एमीटर करंट को दिखाता है और ये V को दिखाता है, एंड V इज इक्वल टू क्या होता है,
आई आर, वी कितना है 12, आई कितना है 2 आर, कितना आ गया 6 ओम, 6 ओम। इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट क्या होती है, ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, रुकावट है ना, बहुत ज्यादा रुकावट हो गई तो वहां पे आप वोल्टेज तो बढ़ा रहे हो बहुत ज्यादा, जैसे लास्ट में था हमारा ना, इस तरीके से आ रहा था ग्राफ, तो आपने वोल्टेज तो काफी बढ़ा दी लेकिन करंट नहीं बढ़ पाया क्योंकि वहां पे रुकावट ज्यादा थी, ड्रिफ्ट ज्यादा आ गया था, रुकावट ज्यादा आ गई थी। वी नो दैट गुड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उनके सरफेस पर, और ये रेंडमली अलग अलग डायरेक्शन में सिचुएटेड होते हैं, इससे कोई इधर है, किसी की डायरेक्शन इधर है, किधर किसी की डायरेक्शन इधर है, किसी की डायरेक्शन इधर है। तो जब भी आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाओगे, जब भी आप या इसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, इधर 0 और इधर 220, तो इनका सबका फेस कैसे हो जाएगा, सबका फेस ऐसे यूं हो जाना चाहिए तुरंत, है ना, और फिर दौड़ लगाएंगे ये, है ना, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे करंट। बट होता क्या है एक्चुअल में कि बहुत सारे हैं, ये बिलियंस ट्रिलियंस में हैं, तो सारे के सारे नहीं हो पाते, कोई कोई बिल्कुल ही ऐसे रहता है ना, वो हल्का सा ही शिफ्ट हुआ तो कहाँ टक्कर मारेगा, यहाँ पे हो सकता है यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा था सीधे से, तो ये इससे भी टकरा गया, तो ये क्या पैदा कर रहे हैं, रुकावट, ड्रिफ्ट पैदा कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, थोड़ा टाइम लेता है इसमें। वी नो दैट गुड कंडक्टर have free electron on their surfaces. These electrons move randomly in all direction such that there is no net flow of electron in particular direction. तो टोटल इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कोई भी जो एटम होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल, तो सारे के सारे एटम यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल, हैंस नो करंट फ्लो इन अ कंडक्टर टिल सम एक्सटर्नल पोटेंशियल, हमने यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया है ना, नॉट अप्लाइड। Now the question is when what happens in a conductor when external force, जो आपने external potential apply किया है तब क्या होता है, तो कुछ इस तरीके से होता है जो मैंने आपको समझाया है कि सारे के सारे एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्री है कहीं भी जाने के लिए, तो जब आप अप्लाई करोगे सारे के सारे एक डायरेक्शन में होने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाते, तो उनकी जो नहीं हो पाते, जो अलग डायरेक्शन में उनकी वजह से एक ड्रिफ्ट पैदा हो जाता है। This can easily be understood by the fact that the force exerted by proton on free electron is very small. इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा सकते हैं, प्रोटॉन को अगर ना भी समझो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये इसलिए समझा रहे हैं कि एक एटम का समझा रहे हैं आपको कि अंदर न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, और बाहर की तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग डायरेक्शन में है सिचुएटेड। तो प्रोटोन का एक ही साइड वो तो लगेगा, एक ही साइड से हर किसी पे थोड़े ना लगाएगा, और जो फोर्स लगा रहे हैं बहुत ही वीक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत ही क्या होते हैं, वीक फोर्स होते हैं। एज द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द एटम, वी ऑल्सो एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोलाइड विद वन अनदर बट ओनली कोलाइड विद द एटम्स ऑफ अ मेटल, कि इलेक्ट्रॉन आपस में तो नहीं टकरा रहे हैं एक एटम के लिए, लेकिन दूसरे एटम से तो टकराएंगे जो दूसरा एटम है इसके साथ में, समझ लो। दिस इलेक्ट्रॉन चेंज डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, इनकी एटम से टकराने की वजह से डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब डायरेक्शन चेंज हो गई तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन रह गए जो अलाइन नहीं हो पाए, कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो जब भी आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है, एक ड्रिफ्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेरी स्लोली इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय स्लाइटली मॉडिफाइंग देयर रैंडम मोशन, ठीक है। अपनी उनकी रैंडम मोशन क्या थी, इस तरीके से थी, यूं थी, तो उसको क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हैं, धीरे धीरे इस यहाँ पे ऐसे आने की कोशिश कर रहे हैं। देयर मूवमेंट इज स्टिल रैंडम, वो कहीं पे भी टक्कर मार रहे हैं, है ना। ये तो कह दिया कि चलो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में नहीं टकराएंगे, लेकिन एटम से तो टकराएंगे किसी से, तो ये क्या पैदा कर रहे हैं, ड्रिफ्ट पैदा कर रहे हैं। और दूसरे इलेक्ट्रॉन में क्या है, दूसरे एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना। देयर मूवमेंट इज स्टिल रैंडम, इट इज जस्ट दैट देयर इज अ नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in direction opposite to the
field. So for sake of simplicity, the electron in the following figure drifting. आप उसको क्या कह सकते हो, ड्रिफ्ट. देखो ये यहाँ पे इन्होंने समझा दिया कि ये ऐसे रेंडमली सिचुएटेड है, वो सब एक डायरेक्शन में हो गए, लेकिन कुछ रह जाएंगे अलग डायरेक्शन में, है ना, कुछ नहीं हो पाए, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उन्होंने क्या वो किया है, ये ओवरकम करके जो आ गए उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, जितने इलेक्ट्रॉन ने ओवरकम किया, ये क्या हो गया, ये ही पैदा कर रहे हैं वहां पे करंट. और जो नहीं कर पाए वो क्या हो जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी. तो कुछ सेकंड्स लगते हैं इसको होने में, कुछ टाइम लगता है. जितना लेंदी होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगता है, जितना लेंदी होगा वायर, जितना छोटा होता है और उसका जितना क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है उतना ही जल्दी अलाइन हो जाता है. तो तब तक ही कोलाइड करते हैं दूसरे एटम से. द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज to be random even after a external field is applied because they keep colliding with other atoms. Hence we can conclude that these collisions slow down the passage of current. तो वही है ना कि एक रुकावट पैदा होगी, ड्रिफ्ट पैदा होगी, तो इन्होंने क्या कर दिया, स्लो डाउन. हम इसकी बात कर रहे हैं, पासेज ऑफ करंट. जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ही ज्यादा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी. इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वहां पे कम करंट, उतना ही ज्यादा आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन इन टू द ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन. तो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस. ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर. सबसे कम किस में होगा, जो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा. सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर. तो सिल्वर के एटम्स की, सिल्वर के इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी सबसे कम होगी. और जो इफेक्ट ये डाल रहे हैं, जो हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, मेजर किस में करते हैं, ओम में. इसका साइन क्या होता है, ओमेगा, है ना. तो 1 ओमेगा की आप यहाँ से डेफिनेशन दे सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर था, इससे देंगे R इज इक्वल टू V अपॉन N. तो अगर 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है करंट कंडक्टर से, तो जितना आपने एक्सटर्नल इफेक्ट लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया उस पर, वो क्या होगा, उसके रेजिस्टेंस के बराबर होगा. वो क्या होगा, उसके रेजिस्टेंस. देखो इफ यहाँ से I इज इक्वल टू 1 एम्पियर कर दूं मैं, दोनों तरीके से डेफिनेशन, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V. तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, इफ 1 एम्पियर करंट passes through the conductor wire, then the potential difference across the two end. तो इसके दो एंड भी तो होंगे, एक एंड ए है, एक एंड, है ना. अगर इससे 1 एम्पियर का करंट पास होता है तो इसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा इस बॉडी का, है ना. या फिर अगर आप 1 ओम की निकालना चाहते हो वैल्यू, 1 ओम क्या हो जाएगा, 1 ओम तो तभी होगा ना जब ये भी 1 और ये भी 1, या दोनों इक्वल हो, 10 हो, दोनों 20. तो 1 एम्पियर current flows through the conductor when 1 volt of potential difference is applied across the edge of the conductor wire. तो तब उस टाइम पे इससे जो रेजिस्टेंस पास हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 1 ओम. अब ये इन्होंने दिया है कि कौन सा वायर एडवाइजेबल होता है. कॉपर वायर घर में अंदर फ्यूज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है. जो ट्रांसमिशन होती है हमारे घरों में एल्यूमिनियम वायर से आती है, लाइट हाउस से हमारे घर तक लाइट एल्यूमिनियम वायर से आती है. और हमारे घर में जो अंदर वायरिंग है सारी वो कॉपर वायर की यूज है ना. क्यों, अच्छा कंडक्टर होता है. बहुत अच्छा कंडक्टर भी हमें सिल्वर, आप बोलोगे सिल्वर का सबसे बेस्ट है, तो सिल्वर से क्यों नहीं, कि वो उसका रेजिस्टेंस इतना कम होगा कि वो इतना ज्यादा करंट प्रोवाइड कराएगा, हमारे अप्लायंसेस सब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, परिणाम, है ना. इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा घर, हम सह नहीं पाएंगे. तो यहाँ पे केसेस दिए हैं कॉपर वायर के. कि कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए.
ठीक है, एक्टिविटी देख लेते हैं इसमें। ये रहा तो ये हमारे पास Mn कॉपर वायर है, इसको कनेक्ट करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी की रीडिंग हम कहाँ से लेंगे, एमीटर से लेंगे करंट की, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे तभी, ये पूरी एक्टिविटी में ये देंगे आपको कि दोनों को आप कनेक्ट करोगे तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इसको क्लोज करोगे तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अगर आप दोनों को ओपन एंडेड रख रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। और जो करंट है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहां से करंट इन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब इसमें जितना लेंथी वायर आप फिल करोगे तो उतना ही ज्यादा करंट पास होगा, है ना। डिस्टेंस ये जितनी ज्यादा जितनी कम होगी, हम एक्टिविटी कर रहे हैं, एक में आप इसको कम लेके देख रहे हो, एक एक्टिविटी में इस लेंथ को आप ज्यादा लेके देख रहे हो, ठीक है। तो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप ज्यादा लेंथ लोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि रेजिस्टेंस ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस बार थिक वायर ले रहे हो पहले बार की वायर की बजाय, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि करंट ज्यादा होगा इससे पास, यहाँ पे करंट ज्यादा होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें, यहाँ पे एल की बात करें, चलो बाद में देख लेंगे रेजिस्टेंस। टेम्परेचर अगर आप चेंज कर रहे हो तो टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। नेचर क्या ले रहे हो, सिल्वर ले रहे हो या कॉपर ले रहे हो, तो इन सबको भी इफेक्ट करता है। तो वो रेजिस्टेंस जो हमने पीछे बढ़ाया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना लेंथी वायर लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो करंट कम पास होगा। क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना मोटा वायर लोगे, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन का वायर लोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें करंट पास होगा, यानी कि उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये L1 नहीं है, ये दोनों को कंबाइंड नहीं किया अभी के लिए, शायद ये M ही है, दोनों को बाद में कर लेंगे हम, अभी के लिए 1। यानी कि यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। फिर यहां से इन्होंने R स्क्वायर से भी दे दिया, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पाई R स्क्वायर होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो पाई तो एक कांस्टेंट है। तो ये कह रहे हैं कि रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो रेजिस्टेंस होता है रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रो। और ये साइन कुछ इस तरीके से होता है, पी को थोड़ा सा हम लेटरल कर देते हैं, इन्वर्टेड थोड़ा सा स्लंट उसमें आ जाता है। सो रो क्या होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, किसका, रेजिस्टेंस का। तो रो को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या सिंपल रेजिस्टिविटी, ठीक है। और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रो को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ से कितना आ जाएगा, रो इज इक्वल टू RA/L, यहीं से निकाल सकते हो आप। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, इसकी होती है ओम, इसकी होती है मीटर स्क्वायर और इसकी होती है मीटर। 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा ओम यहाँ से, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। पीछे वाले पेज पे कुछ छूटा तो नहीं है भाई, कुछ नहीं छूटा है ना। यही सारी चीजें थी जो आपको बतानी थी, ठीक। अच्छा, टेम्परेचर का नहीं बताया इन्होंने, हम बताते हैं टेम्परेचर का क्या होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो टकराएंगे ज्यादा एक दूसरे से, क्या करेंगे, टकराएंगे ज्यादा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। रेजिस्टेंस बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को कोई इफेक्ट कंसीडर नहीं करा है, ना इन्होंने बताया है, तो शायद छूट गया मेरे से,
ये दिया है शायद यहाँ पे, दिस वन ऑफ द मीटर। एसआई यूनिट तो ओम मीटर हो गई। रेजिस्टिविटी का भी देख लेते हैं क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है खाली, ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, बट लाइक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ऑल्सो वेरीज विद टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ ये वेरी करती है और उल्टा रिलेशन होता है रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का। ठीक है, दोनों के दोनों ही मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करते हैं। नेचर पर डिपेंड इसलिए करेंगे क्योंकि नेचर उनके एटम को डिसाइड करेगा, एटम फ्री इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें करंट ज्यादा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें और लाइक बटन प्रेस करें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी आप न्यूमेरिकल पूछना चाहते हो, आप उसका सीक्वेंस मेरे को दे दें कि ये इस एक्सरसाइज का है, ये नंबर है, कौन सी बुक से है, तो मैं फिर वो क्वेश्चन आपको करा दूंगी जो भी आपको डाउट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट टुमारो। थैंक यू सो मच।